उसकी गाड़ी की तेज रफ्तार की डस्ट में नील ने खांसते हुए कार्तिक से कहा, यार तो उस राहुल के बच्चे को सच क्यों नहीं बता देता। कार्तिक अपने बालों को पीछे करते हुए स्माइल कर रहा था और कहा, उसने हमारे साथ जो किया है उसकी तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। नील कंफ्यूज था, उसे कार्तिक की बात समझ नहीं आई। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और टैक्सी को रोकने का इशारा किया। टैक्सी के रुकते ही वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब वो पैलेस पहुंचे, लिविंग रूम में चौहान अंकल कुछ लोगों के साथ मौजूद थे जो कि एम्प्लॉइज थे। उन सब ने महंगे सूट पहन रखे थे। चौहान अंकल ने जैसे ही कार्तिक को देखा वो अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आइए कार्तिक। एम्प्लॉइज भी उन्हें देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए। अंकल ने कहा, आपके एम्प्लॉइज यहाँ आए हुए हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन चाहिए। एम्प्लॉइज कार्तिक और नील को उनके सिंपल कपड़ों की वजह से थोड़ी अजीबोगरीब नजर से देख रहे थे। वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो ही कार्तिक मित्तल है जो अब उनका नया बॉस है। सिचुएशन समझते ही चौहान अंकल ने कार्तिक और नील को देखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ, आप दोनों काफी थक गए होंगे, आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके कमरे में भिजवा दूंगा। इस पर कार्तिक ने एक नजर उन एम्प्लॉइज पर डाली और हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। वहां से निकल सीढ़ियों से होकर वो दोनों बड़े कॉरिडोर में पहुंचे जहां मित्तल फैमिली की फैमिली ट्री पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें एक कॉर्नर पर फ्रेम की जगह खाली थी। उस खाली जगह को देखकर कार्तिक कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया और उस जगह को बड़े गौर से देखने लगा। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों रुक गया? फिर नील ने नोटिस किया कि वहां कार्तिक की तस्वीर मिसिंग थी। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने नए बेडरूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद नील ने अपना पर्स निकाला जिसमें नील और कार्तिक की साथ में एक पिक्चर थी। उसने उसमें से अपनी तस्वीर फाड़कर कार्तिक की तस्वीर वॉल के उस खाली कॉर्नर में पेस्ट कर दी और खुश होकर बोला, अब जम रहा है ना ये फैमिली ट्री। ये बोलकर कार्तिक के नए बेडरूम में वो पहुंच गया। वहां किंग साइज का आलीशान बेड रखा हुआ था और एक्सपेंसिव और लेटेस्ट ट्रेन के कर्टन्स, यूनिकार्ड गैलरी कार्तिक के बेडरूम की शोभा में चार चांद लगा रही थी। नील बेड पर आकर अपने दोनों हाथ फैलाकर लेट गया और नर्म गद्दे को अपने बॉडी वेट से दबाकर कहने लगा, वाह मजा आ गया यार। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हमारे जैसे लोगों की किस्मत भी 1-2 का 4 हो जाएगी। इस पर कार्तिक ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ करना है। नील ने कार्तिक से कहा, हम तो जिगरी दोस्त थे यार, तूने मुझसे तक अपनी सच्चाई छुपा कर रखी थी और वो भी इतने सालों तक। जवाब में कार्तिक ने कहा, क्या करता, रूल इज रूल। एक्चुअली मैं अपने मॉम डैड का अडॉप्टेड सन था। मेरे डैड ने एक समय के बाद मुझे एक्सेप्ट करने के लिए यही शर्त रखी थी, अगर मैं अपनी लाइफ के कुछ साल अपनी पहचान छिपा कर रहूं और जब मैं वापस आऊं तब मेरे हाथ में एक मेरी एजुकेशन डिग्री हो, तब ही जाकर वो मुझे अपना फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करेंगे। और अगर मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो ये चांस मेरे हाथों से निकल जाना था। माँ के जाने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ चाहिए ही नहीं, पर उनका मेरे लिए इतना प्यार देखकर ऐसा करना और यहाँ वापस आकर इस घर का हिस्सा बनना ही मेरे लिए एक इकलौता मकसद बन गया। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और कहा, बस इसलिए मैंने कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई। नील बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, बड़े लोग बड़ी बातें। खैर वो सब तो छोड़, अब ये सोच कि शैनन के सामने तेरी सच्चाई आएगी तो वो क्या करेगी मेरे भाई। ये बोलकर नील कार्तिक के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। उसने अपने बेडरूम में लगी बड़ी सी विंडो ओपन कर दी जहां से लगभग सारा दिल्ली नजर आ रहा था। नील ने भी उसकी चुप्पी को इग्नोर कर दी और शावर लेने चला गया। उसके जाने के बाद कार्तिक ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उसकी नजर चाय के दाग पर पड़ी। उसने सोचा, दुनिया में कुछ लोग कितने इनोसेंट होते हैं। कुछ देर में नील शावर लेकर वापस आ चुका था। बाहर आकर उसने अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए कहा, सुन भाई, मैं यहाँ नहीं रहने वाला।
कार्तिक सवालिया नजरों से उसे देखने लगा तो नील ने आगे कहा, भाई जितना बड़ा तेरा बाथरूम है ना, उतना बड़ा तो हमारे उस बार का ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था जहाँ हम दोनों वेटर थे। और इतने बड़े बाथरूम में साबुन गिर जाए तो तुझे पता है कितनी मुश्किल होती है ढूंढने में। और हर तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। यार तू ही बता, नहाते वक्त कौन अपने आप को देखता है? कार्तिक उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। शाम के 7 बज चुके थे। नील और कार्तिक बाहर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों जैसे अपनी गाड़ी से पैलेस के बाहर थोड़ा आगे निकले, गेट पर उन्हें किसी लड़की की परछाई नजर आई। कार्तिक ने ड्राइवर को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा। गाड़ी बैक होते ही उसने गौर से उस लड़की को देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बैंक वाली रिसेप्शनिस्ट शेफाली थी। शेफाली को देखकर कार्तिक हैरान हो गया और गाड़ी से बाहर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेफाली ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे पास किए और कहा, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा काम पूरा हो चुका है। अब आप पूरी तरह से इस विरासत के मालिक हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कार्तिक ने वो पेपर लिया और कहा, इसे तुम किसी और के हाथ भी भेज सकती थी, खुद क्यों आई? शेफाली ने कहा, कॉन्फिडेंशियल पेपर थे इसलिए मैं खुद देने चली आई। कार्तिक ने एक नजर ऊपर से नीचे तक उस पर डाली और कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? कॉन्फिडेंशियल पेपर तो देने नहीं आई हो तुम। जवाब में शेफाली ने कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से अपना पैसा सिटी बैंक में ही डिपॉजिट रखेंगे। मेरी वजह से आप दूसरा ऑप्शन नहीं देखेंगे। मैं अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह मासूमियत थी और उसकी आवाज में सच में एक शर्मिंदगी भरी झलक थी। कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। शेफाली ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो कार्तिक ने कहा, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हारा मन। ये बोलकर कार्तिक उसके जवाब का वेट करने लगा। शेफाली पहले थोड़ा हिचकिचाई पर फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो अपने कपड़ों की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन मैंने तो ऑफिस के कपड़े ही पहन रखे हैं। ये सुन कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो। ये कहकर उसने शेफाली को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर तीनों वहां से निकल गए। शेफाली गाड़ी की विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। कुछ देर बाद कार्तिक ने ड्राइवर से कहकर एक बड़े से कपड़ों के शोरूम के बाहर गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकते ही उसने शेफाली को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद भी गाड़ी से उतरकर उस बड़े शोरूम की ओर चला गया। शेफाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना बड़ा शोरूम देखकर हैरान थी। ये कहाँ ले आया अब मुझे? यहाँ से मैं कैसे कपड़े खरीदूंगी? शोरूम में पहुंचकर कार्तिक ने अचानक उससे कहा, तुम यहाँ से अपनी पसंद की ड्रेस ले सकती हो। ये सुन शेफाली एकदम चौंक गई और उसकी आंखें बाहर निकल गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले उसके पास शोरूम में काम करने वाली एक लड़की पहुंच गई और शेफाली को वहां से दूसरे फ्लोर पर ले जाने लगी। कुछ देर के बाद शेफाली सेकंड फ्लोर से नीचे आई और चुपचाप कार्तिक के पास आकर खड़ी हो गई। कार्तिक बड़े से सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। शेफाली की आहट आते ही कार्तिक ने उसकी ओर देखा। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की बैकलेस शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। कार्तिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शेफाली इतनी प्यारी भी लग सकती है। उसने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। उसने अपने कार्ड से पेमेंट की और शेफाली को लेकर वापस कार में आ गया, जहां नील ड्राइवर के साथ पहले से उनके आने का इंतजार कर रहा था। रात के 9 बजने ही वाले थे। फूड बिस्ट्रो में राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उनके साथ शैनन भी मौजूद थी। राहुल के साथ मौजूद एक लड़के ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, यार कहीं बेचारा कार्तिक डर के मारे कांप रहा होगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, वैसे भी हमें वो किस मुंह से आकर मिलेगा? भीख मांगने से फुर्सत मिले तब ना। वो सब इस बात पर हंसी रहे थे कि कार्तिक की आवाज आई। मेरा इंतजार कर रहे थे। अचानक कार्तिक को सामने देख कुछ पल के लिए राहुल और उसके दोस्त थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि हमेशा सिंपल लुक में रहने वाला कार्तिक आज ब्रांडेड और कीमती कपड़ों में उसके सामने खड़ा था। और इतना ही नहीं, उसके साथ नीट और एक खूबसूरत सी लड़की भी खड़ी थी। शैनन की नजरें शेफाली और उसकी खूबसूरती को घूर रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की को कार्तिक के साथ देखकर वो कहीं ना कहीं जल रही थी। राहुल ने तिरछी स्माइल में हंसते हुए कार्तिक से कहा, क्या बात है,
मैंने तो सुना था कि महंगे कपड़े रेंट पर मिलते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। ये बोलकर उसने कार्तिक के कोट की कॉलर में लिखा हुआ ब्रांड नेम देखा। उसकी नजर शेफाली पर पड़ी। वो उसके टोन लेग्स को घूर कर देखने लगा। उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए वो उसके करीब होकर गुजरा और फिर उसने कार्तिक से आईब्रोज उचकाकर कहा, लड़की भी रेंट पर लाता है या किसी से भीख मांग कर लाया? ये बोलकर राहुल और उसके दोस्त एक बार फिर से हंसने लगे। नील को राहुल की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? राहुल ने नील को देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा तो तेरी आदत नहीं गई वकालत करने की? इसी बीच वहां का ओनर राहुल को ग्रीट करने के लिए पहुंचा। उसने अचानक कार्तिक को वहां देखकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उसे घूरने लगा। कार्तिक ने राहुल की ओर देखते हुए ओनर से कहा, आपके बार की सबसे महंगी स्कॉच लेकर आई है। उसके इस ऑर्डर पे ओनर ने मुंह बनाकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुझ जैसे के लिए स्कॉच क्यों लेकर आऊंगा? कार्तिक ने नील पर एक नजर डाली। नील ने अपने पास पॉकेट से कार्ड निकालकर ओनर को पास किया और कहा, ये रही आपकी पेमेंट। ओनर उन दोनों के बदले हुए हाव भाव को देखकर बड़ा हैरान था। फिर कार्तिक ने राहुल से कहा, जहां तक मुझे पता है कि मुझे तो कोई चैलेंज देने वाला था। उस दिन तूने पिलाने की कोशिश की थी, आज मैं पिला रहा हूँ। वैसे भी हारने के बाद नहीं मिलेगी। ये सुन झुंझलाए हुए राहुल ने कार्तिक का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक पर इसका असर ना देखकर राहुल ने झटके से उसकी शर्ट की कॉलर छोड़ दी। शेनन ने राहुल को संभालने की एक्टिंग की और फिर कार्तिक और शेफाली को घूरती हुई बोली, तुम दोनों कंपटीशन में लड़ लेना। गाइस, राहुल और कार्तिक के बीच कार रेसिंग होने वाली। आर यू एक्साइटेड? राहुल ने कार्तिक के गाल से हिलाते हुए कहा, लेकिन कार रेसिंग के लिए इस गरीब के पास कार भी तो होनी चाहिए ना। राहुल की बात पर एक बार फिर उसके सारे दोस्त और शेनन जोर जोर से हंसने लगे। राहुल का इस तरह से बात करना शेफाली को काफी अजीब लग रहा था। वो बार बार हैरान होकर कार्तिक को देख रही थी, लेकिन कार्तिक उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब तक शेफाली को समझ में आ गया कि राहुल और कार्तिक आपस में दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। कार्तिक के चुप रहने पर राहुल ने अपने कंधे उचकाकर कहा, कोई बात नहीं, तू अपनी BMW के साथ अपने उस रेट्रो स्कूटर से रेस लगाकर मुझसे हार जाना। कार्तिक ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, और अगर जीत गए तो वो भी देख लेते हैं। राहुल बार से बाहर निकलते हुए बोला। बिस्ट्रो से कुछ दूरी पर रेसिंग के लिए पहले से ही स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन बना दी गई थी। सभी वहां पहुंच गए थे। इस वक्त राहुल अपनी ब्लैक कलर की BMW की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और बगल में थी शेनन। उसके फ्रेंड्स हाथों में फ्लैग लेकर कार्तिक पर तंज कस रहे थे। ये लड़का आएगा भी या नहीं? अरे डर के भाग तो नहीं गया? तभी अचानक कार्तिक बुगाटी शेरॉन स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचा। कार्तिक को इतनी महंगी कार में देखकर राहुल और शेनन का मुंह खुला का खुला रह गया। और वहां कार्तिक को बुली करने वाले लोग इतनी महंगी कार को करीब से देखकर हैरान थे। राहुल ने अपने कार की साइड वाली विंडो डाउन की और कार्तिक से कहा, अब तू रेस लगाने के लिए महंगी कार भी भीख में मांग कर लाया क्या? कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, कुछ देर बाद तो तू भी मुझसे रहम की भीख मांगेगा। राहुल ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, चल देखते हैं। फिर उसने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख, जो सबसे पहले उस पर अपना फ्लैग लगाकर वापस आएगा वो हारने वाले की गर्लफ्रेंड को किस करेगा। ये सब बोलकर उसने शेफाली को देखा और अपने दांतों को होठों से दबा लिया। राहुल के पास बैठी शेनन इस बात को सुनकर नाराज हो गई, लेकिन राहुल ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर नील ने राहुल को ब्लू कलर का फ्लैग दिया और कार्तिक के हाथों में व्हाइट कलर का फ्लैग देकर वो साइड हो गया। विसल की आवाज सुनते ही दोनों ने स्पीड से कार चलाना शुरू कर दिया। कार्तिक की स्पोर्ट्स कार होने की वजह से वो इतनी ज्यादा तेज चल रही थी कि शेनन चाहकर भी उसे देख नहीं पा रही थी। इस वक्त कार्तिक पूरी स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। इस बीच उसने कई बार शेफाली को भी देखा। शेफाली के चेहरे पर डर के बिल्कुल भी कोई भाव नहीं थे। ज्यादातर लोग पहले राहुल को चीयर कर रहे थे, फिर कार्तिक की स्पीड को देख उन्होंने कार्तिक को चीयर करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कार्तिक और शेफाली पहाड़ी के सामने पहुंच गए। शेफाली गाड़ी से उतरकर अपना फ्लैग वहां लगाकर गाड़ी में बैठ गई और वो लोग फिर से वापस आने लगे।
उन्होंने जब वापसी के लिए आधा रास्ता तय कर लिया तब राहुल और शेनन भी पहाड़ी के पास फ्लैग लगाने पहुंचे। कार्तिक और शेफाली पहले पहुंचकर रेस जीत गए और उनके वहां पहुंचते ही नील खुश होकर तालियां बजाने लगा। राहुल के रेस हार जाने से बाकी लोग काफी नाराज थे। नील ने शेनन के साइड वाला डोर ओपन किया और गाना गाने लगा, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। शेनन ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नील ने मासूमियत से कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था हारने वाले की गर्लफ्रेंड जीतने वाले को किस करेगी, और वो भी उसके होठों पर। ये बोलकर वो एक बार फिर से गाना गाने लगा, चुम्मा चुम्मा दे दे। शेनन ने गुस्से से राहुल की ओर देखा। राहुल अपनी नजरें नीची कर चुपचाप खड़ा था। फिर उसने कार्तिक पर नजर डाली, जो कि शेफाली के साथ हाथ बांधकर उसे देख रहा था। शेनन ने नाराज होकर कहा कि मैं किसी को किस नहीं करने वाली। कार्तिक ने जवाब दिया, जाओ, मैं राहुल को अपने रहम की भीख देता हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हें मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। ये बोलकर उसने एक नफरत भरी नजर शेनन पर डाली। उसने शेफाली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब इन लोगों के रोने का वक्त शुरू हो चुका है। शेफाली उसकी बात सुनकर हंसने लगी। शेफाली के लिए कार का दरवाजा खोल कार्तिक एक बार फिर कार में बैठ गया। कुछ देर के बाद शेफाली ने बस स्टॉप की ओर इशारा कर कहा, आप लोग मुझे प्लीज यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। शेफाली ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, नो थैंक्स, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हो, आप प्लीज मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। बस के रुकते ही शेफाली उसमें से उतरकर बस स्टॉप की ओर चली गई। कुछ सोचकर कार्तिक भी उसके पास गया और बोला, तुम मुझसे चाहती क्या हो? शेफाली उसकी ओर देखने लगी। कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहो, कहना क्या चाहती हो? उसके इतना कहते ही शेफाली ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, जी हाँ, एक बात है जो मैंने अब तक किसी से नहीं कही, लेकिन आज आपसे कहने जा रही हूँ।